की बात चल रही थी। एजुकेशन में, पब्लिक एजुकेशन में एक्सपेंशन नहीं हो रहा था जिसकी सख्त ज़रूरत थी, और धीरे धीरे ऐसी चीज़ें जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमको ढकेल रही थी वो पहले से ही आना शुरू हो गई थी। हमने यूनिवर्सिटीज़ में लगातार हम सब ने मिलकर संघर्ष किया इन पॉलिसी के खिलाफ और काफ़ी हद तक उनको हम रोक पाए। लेकिन इस सरकार के आने के बाद इतना इसमें जैसे कि एक्सेलरेट हो गई हैं वही पॉलिसीज जो प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन और उसके साथ साथ एक नई चीज़ कम्युनलाइजेशन को इसमें जोड़ दिया है। तो और इस तरह से माहौल बनाया है जिसमें नफरत और हिंसा और डिस्क्रिमिनेशन और इस तरह से प्यूनिटिव एक्शन लोगों के खिलाफ लिया जाए। अगर आप अपनी बात रखें, अपनी असहमति रखें, तो आप खतरे से दूर नहीं हैं, आपको जेलों में डाला जा सकता है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जेलों में पड़े हैं, कोई वजह जो नज़र नहीं आती, लेकिन यही कि उन्होंने अपनी राय अलग से रखी जो डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से हमने बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको जेलों में डाल दिया गया है। तो इस तरह का माहौल में कोई भी बात अपनी रखना बहुत मुश्किल हो गया है। साथ में जो फॉर्मली तौर पे एजुकेशन पॉलिसी आई उसके पहले से ही सबसे पहले फंडिंग पे अटैक शुरू हुआ कि आपको ग्रांट अब नहीं मिलेगा, अब आपको लोन मिलेगा, लोन लेके काम करेंगे यूनिवर्सिटी का, और उस लोन को फिर जाहिर है वापस करना पड़ेगा। फी हाइक तो फिर होनी ही पड़ेगी बच्चों को के लिए अगर उनको एजुकेशन मिलना है, और अगर यूनिवर्सिटीज को जिंदा रहना है तो कहीं ना कहीं से तो फंड चाहिए। आप मार्केट से लेंगे तो आपको लोन वापस करना पड़ेगा, और साथ में आपको सेल्फ फाइनेंसिंग की तरफ धकेला जाएगा कि आप ऐसे कौशल चलाइए जिससे आप पैसा कमा सकें। टीचर्स और स्टूडेंट से कहा जाएगा, खासतौर से टीचर से, कि वो जाके संस्था के लिए पैसा जमा करें, बजाय कि आप एजुकेशन पे और अपनी टीचिंग पे और रिसर्च पे ध्यान दें। आपको यूनिवर्सिटी के लिए पैसा कमाना है। और इस तरह से बहुत सारे और एक के बाद एक प्रोविजंस आए, और एक इसका बहुत बड़ा हिस्सा था कि आप फॉर्मल एजुकेशन को रिप्लेस कर रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन से, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन सस्ता होता है, टीचर्स की तनख्वाह पे आपको खर्च नहीं करना पड़ता है। और फिर दूसरे जो लोग बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं दुनिया भर में, जिसको एजुकेशन बिजनेस के नाम से जाना जाता है, वो इसमें बहुत बड़ी अपनी कमाई, प्रॉफिट देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें पहले से ही शुरू हो गई, और जब ये फॉर्मली ये पॉलिसी आई 2020 में, उसके बाद से हमने देखा है कि इतना ज्यादा पतन हो गया है हमारी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स में, हर मामले में, चाहे वो एडमिशन हो, जहाँ पे आपने देखा है कि लीकेजेस हो रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड जो एडमिशन टेस्ट हो रहा है, किसी को पता नहीं कि क्यों किसी का एडमिशन हो पा रहा है, कैसे वो पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं। हमारी डाइवर्सिटी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जब से एडमिशन हमारे हाथ से निकल गया है, कहीं और से हो रहे हैं एडमिशन, तब से वो डाइवर्सिटी जो बहुत जरूरी है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि स्टूडेंट डायरेक्ट इंटरेक्शन से सीखता है। अगर आपको अपने छोटे से नैरो दायरे से निकलना है, उसके माइंडसेट से निकलना है, तो जो डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका होता है ऐसे स्टूडेंट से जो देश के दूसरे कोनों से आ रहे हैं, अलग जबान बोलते हैं, अलग तरह का खाना पीना, रहन सहन, पहनावा, रिलीजियस जो भी उनका एक्टिविटी होती है नहीं होती है, उन सब वो जो कल्चरल डिफरेंसेस आप डायरेक्टली इनकाउंटर करते हैं, उससे आप बहुत ज्यादा सीखते हैं बजाय कि सिर्फ क्लासरूम में। टेक्स्ट से भी सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो डाइवर्सिटी पे बहुत ज्यादा इससे असर पड़ा, और भी साथी यहाँ पे बताएंगे कि उनकी यूनिवर्सिटीज में भी 1 ही 2 या 3 स्टेट से ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान से जो स्टूडेंट्स आते थे 3 साल पहले तक, वो आना बंद हो गया है। तो एक ये चीज है, पूरा कमर्शलाइजेशन पूरा आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हाथ पे पकड़ा दिया है, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जो कंप्यूटराइज्ड जैसे फेमिलियर नहीं है, वो पहले ही पीछे हट जाते हैं। तो एक्सेस को बहुत बड़ा धक्का लगा है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन जैसे। उसके बाद रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा फ्लॉड हो गई है, वो इस तरह से की जा रही है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उन्हीं से सिंपैथेटिक लोग अंदर हैं। तो कोई अगर अपना काम टीचर आराम से कर रहा है और किसी ब्लॉक में नहीं है, किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन उसका नहीं है, या अगर है भी, अगर आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है जो रूलिंग पार्टी का है, तो उसको उसके साथ न्याय नहीं होगा। उसके सारे क्वालिफिकेशन के बावजूद, सारे टीचिंग एक्सपीरियंस के बावजूद उसको बाहर कर दिया जाता है। और यहाँ पे सांप्रदायिकता भी हमने देखी है, किस तरह से चुन चुन के एक कम्युनिटी के लोगों को बाहर किया जा रहा है। ये रिक्रूटमेंट के लेवल पे भी हो रहा है। रिक्रूटमेंट 100% सिलेक्शन कमेटी के हाथ में दिया। मेरी ये सिफारिश है हमारी AISCC से कि रिक्रूटमेंट की बात जहाँ रखी है, वहाँ पे हम
इस तरह से रखें कि वेटेज आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को, टीचिंग एक्सपीरियंस को, इन सब चीज़ों को दिया जाए, ना कि सिर्फ सिलेक्शन कमेटी के हाथ में सारी बात रख दें। आप सारे पोस्ट भरने को हम कहेंगे और वो सारे भर देंगे ऐसे लोगों के साथ जिनको पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी यूनिवर्सिटीज़ का होगा। और इसी के साथ कोर्सेज में जिस तरह से इन्होंने छेड़छाड़ शुरू कर दी है, जो कमिटी ऑफ कॉसेज की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करके, डिपार्टमेंट की बात को नजरअंदाज करके, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से कहा जाता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करेंगे, आप कश्मीर की बात नहीं करेंगे, आप पैलेस्टाइन की बात नहीं करेंगे, आप भगवत गीता और रामायण को दिखाएंगे कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है। मतलब ये टोटली नॉन एकेडमिक लोग वहां बैठ के डिक्टेट कर रहे हैं सारे एकेडमिक फैकल्टी को कि आपको अपने सिलेबस में ये रखना पड़ेगा, और डर के मारे सब लोग हामी भर के अल्टीमेटली मानना ही पड़ता है। और नुकसान किसका हो रहा है? यूनिवर्सिटी का नुकसान हो रहा है। हम मजाक बनते जा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। ज्यादातर टाइम उनको वैल्यू एडेड कोर्सेज और जो पता नहीं कैसे कैसे कोर्सेज हैं, योगा और बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह पढ़ाना पड़ रहा है। इसी तरह से आपका जो मेन सब्जेक्ट का कंटेंट है 80% होता था टोटल का, उसको घटा के 50% कर दिया। इस तरह से आप विश्व गुरु तैयार करेंगे, पढ़ाने का टाइम हमारा 40% काट दिया गया है। उसके ऊपर से कहते हैं कि आप अपने पूरे कोर्स के टाइम में 40% आप ऑनलाइन क्लासेस दोगे बच्चे को, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और स्टूडेंट 50% कोर्सेज मूक्स पोर्टल होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उससे सीखेंगे। हमने देखा था कोविड के जमाने में कितना नुकसान हुआ था, वो पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई थी जो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू उनको मैनेज करना पड़ा था। और अब वो चाहते हैं कि हम रेगुलर टाइम में भी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें ऑनलाइन एजुकेशन को। एक एबीसी रेगुलेशन नाम का रेगुलेशन लाए, अभी तफसील से बात करने का टाइम नहीं, लेकिन इतनी सारी चीजें जो हमने देखी हैं ये एनईपी के आते हुए, इससे हमारा पूरा जो हमारी यूनिवर्सिटीज बर्बाद हो रही हैं, इनका सांप्रदायीकरण हो रहा है। इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पे ऐसे कम्युनल, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, अनसाइंटिफिक टेक्स्ट डाले जा रहे हैं जिनके ऑथर का भी किसी को पता नहीं कि कौन उनके ऑथर हैं, कहाँ से वो आ रहा है, कौन बना के भेज रहा है। तो ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, ऑलमोस्ट हम बर्बाद हो चुके हैं। किसी तरह से हमको अपने आप को दोबारा से जिंदा करना है। इसलिए ये बहुत जरूरी था कि इस एजुकेशन पॉलिसी सरकार की इसको नकारते हुए, इसका रिजेक्शन डिमांड करते हुए हम एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी रखें जिसमें जो चीजें अच्छी थी पहले इस सिस्टम में उनको हम क्यों नेगेटिव करें। चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज का कोई मायने नहीं है। सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। 4 साल का प्रोग्राम या तो 3.5 का कह रहे हैं, 3.5 में कर लेंगे या 2.5 साल में कर लेंगे। मतलब हर दिन नया फरमान आ रहा है, 2 बार एडमिशन करेंगे। मतलब ऑलरेडी हालत इतनी खराब है, आप 2 बार एडमिशन कराएंगे, इतनी बार आप एग्जामिनेशन कराएंगे, पढ़ाने का टाइम नहीं बिल्कुल। तो मैं पूरी तरह से इस पॉलिसी का सपोर्ट करती हूँ। इसमें मुझे भी कुछ सजेशन बाद में मैं दूंगी हायर एजुकेशन को लेके, लेकिन इसी के साथ इस जरूरत को कि बहुत जरूरी हमारे लिए है कि एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी हो, और वो ऑल्टरनेटिव पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट कराने की पोजीशन में हो, उसके लिए बहुत बड़ा अभियान करना जरूरी है। लोगों के बीच में जाना जरूरी है। पूरे देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है इसमें, इसलिए इसको करना। हमारी पूरी आज़ादी जो हमने इतनी आंदोलन के बाद जीती थी वो खतरे में है। हम पूरी तरह से अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, अपनी पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक आज़ादी होने जा रहे हैं, और अपना जो हमारा जो सिविलाइजेशन है वो इस तरह से अभी इस मतलब उसका फैब्रिक एकदम फट रहा है, मतलब वो खत्म किया जा रहा है। जो हमारे गुडविल और हार्मनी के साथ हम लोग इतने सदियों से जीते आए हैं यहाँ पे, वो पूरा खत्म किया जा रहा है। तो इन सब चीजों का सामना करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन पॉलिसी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं इसका स्वागत करती हूँ। और इसके